जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक जगह जमा हों, लेकिन वहां कानून, शर्म और इंसानियत की कोई हद न रहे, तो पीछे क्या बचता है? एप्स्टीन फाइल्स ने एक ऐसी ही बहुत ही खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाया है। चलें इन दस्तावेजात की गहराई में झांकते हैं और इस पेचीदा निज़ाम को गैर जानिबदारी से समझकर एक वाज़ेह तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरी पेचीदा कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे राज़ों के जजीरे पर, फिर देखेंगे कि इस पूरे निज़ाम का महमार कौन था। इसके बाद उन मशहूर नामों के जाल को खोलेंगे, एप्स्टीन की ज़हनियत को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि नामुकम्मल कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है। हर बड़ी तारीख कहानी का एक मरकज़ होता है ना, एक ऐसी जगह जहां सारे राज दफन होते हैं। इस कहानी का मरकज़ है एक जजीरा, एक ऐसी जगह जो दूर से तो बिल्कुल जन्नत का टुकड़ा लगती थी, लेकिन इसकी हकीकत वो कुछ और ही थी। ये अल्फाज सिर्फ एक खूबसूरत मंजर बयान नहीं कर रहे, ये एक धोखे की तस्वीर कशी कर रहे हैं। एक ऐसी जन्नत जिसकी आड़ में एक नाकाबिले तसव्वुर, एक बहुत ही गहरी तारीकी छिपी हुई थी। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा फरेब था। देखें, 1998 में जब एप्स्टीन ने ये जजीरा खरीदा तो दुनिया के सामने इसे एक ख्वाबों की जगह के तौर पर पेश किया गया, एक कैरेबियन पैराडाइज। लेकिन वहीं के रहने वाले वो इसे एक बहुत ही खौफनाक नाम से पुकारते थे, पेडोफाइल आइलैंड, यानी बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों का जजीरा। जरा इस तजाद को देखें, एक तरफ आलीशान महल, स्विमिंग पूल, प्राइवेट हेलीपैड, और फिर दूसरी तरफ कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और एक 15 साला लड़की की तैर कर भागने की वो दिल दहला देने वाली कोशिश। ये कोई जन्नत नहीं थी, ये जन्नत के लिबास में एक जेल थी। लेकिन ये जेल, ये कैद खाना खुद ब खुद तो नहीं बना था, ठीक है? इसके पीछे एक मेमार था, एक ऐसा शख्स जिसने ताकत, दौलत और असर व रसूख के दम पर यह पूरा सिस्टम खड़ा किया। तो आइए मिलते हैं जेफरी एप्स्टीन से। तो आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? वो शख्स जो ताकत, दौलत और ज्यादती के इस पूरे जाल के बिल्कुल मरकज में बैठा था। जेफरी एप्स्टीन बस एक अच्छा लड़का। ये अल्फाज किसी और के नहीं, खुद एप्स्टीन के हैं। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बाअसर तंजीमों में से एक ट्राइलैटरल कमीशन के सामने वो खुद को इस तरह पेश कर रहा था। ये उसकी बेखौफी नहीं बल्कि उसकी खुद फरेबी की इंतहा थी। वो सिर्फ एक मुजरिम नहीं था, वो एक माहिर शिकारी था जो माशरे के सबसे ऊंचे, सबसे मुअज़्ज़ज़ हलकों में अपना जाल बिछाता था। उसने तालीम, साइंस और आलमी सियासत हर जगह अपनी जगह बनाई, और यही मुअज़्ज़ज़ चेहरे उसके घिनौने कामों के लिए बेहतरीन ढांढ साबित हुए। अच्छा, अब हम आते हैं इन फाइलों के सबसे मुतनाज़ा हिस्से की तरफ, यानी वो मशहूर शख्सियात, वो बड़े बड़े नाम जिनका जिक्र इस स्कैंडल में आया है। एक बात वाज़ेह कर दूं कि आगे जो भी नाम और इल्ज़ामात सुने जाएंगे वो किसी अफ़वाह या सुनी सुनाई बात पर मबनी नहीं हैं। ये तमाम मालूमात सीधी उन जारी करदा दस्तावेज़ात से आती हैं, गवाहों के बयानात, ईमेल्स और जो भी सबूत उनमें मौजूद हैं। अच्छा, तो बिल गेट्स के बारे में फाइल्स क्या कहती हैं? दस्तावेज़ात में यह दावा है कि बिल गेट्स रूसी लड़कियों के साथ ताल्लुकात की वजह से एक जिनसी बीमारी का शिकार हुए और उन्होंने एप्स्टीन से मदद मांगी। दूसरी तरफ गेट्स की टीम कहती है कि यह सब झूठ है और ब्लैकमेलिंग की कोशिश है। लेकिन फिर उनकी साबिका अहलिया मिलिंडा का यह बयान कि एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात उनकी तलाक की एक वजह बने, इस मामले को और भी पेचीदा बना देता है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कुछ बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। फाइलों में मौजूद ईमेल्स के मुताबिक उन्हें एक गैर मुल्की शेख की तरफ से एक कंवारी लड़की तोहफे में दी गई। फाइलों में ट्रंप के 14 निजी फ़ोन नंबर्स और एप्स्टीन के जहाज़ पर उनके सफ़र के रिकॉर्ड्स भी हैं। ट्रंप की टीम इन तमाम दावों को सियासी प्रोपेगेंडा करार देती है और उनका कहना है कि वो तो एप्स्टीन से 9 साल पहले ही ताल्लुक तोड़ चुके थे। और शायद सबसे ज़्यादा हैरान कुन नाम स्टीफन हॉकिंग का था। गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें जजीरे पर होने वाली पार्टियों में देखा, जबकि उनके खानदान का कहना है कि वो तो वहां एक साइंसी कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। तो सच क्या है? क्या वाकई एक अजीम साइंसदान इस जाल में फंस गया, या फिर एप्स्टीन ने हॉकिंग जैसे मोतबर नाम को अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया? और ये लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती। बिल क्लिंटन का नाम हज़ारों बार सामने आया, प्रिंस एंड्रयू की वो मुतनाज़ा तस्वीर, एलन मस्क की वाइल्ड पार्टीज में दिलचस्पी, और यहां तक कि भारतीय फिल्मसाज मीरा नायर का नाम भी। तो ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, ये सियासत, शाही खानदानों, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स तक फैला हुआ एक आलमी नेटवर्क था। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ?
ایک شخص نے اتنا بڑا اور خوفناک نظام آخر بنایا کیسے؟ اس کا جواب اس کے جرائم میں نہیں بلکہ اس کی سوچ میں، اس کے فلسفے میں چھپا ہے۔ چلیں ایپسٹین کی دنیا میں داخل ہو کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایپسٹین کی طاقت کا راز اس کے اس یقین میں تھا کہ وہ دنیا کے مالیاتی نظام کو ان طریقوں سے سمجھتا ہے جو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی سوچ کا مرکز تھا فریکشنلائزڈ بینکنگ کا تصور، یعنی جمع کروائے گئے ہر $1 پر بینک $8 یا $9 ہوا میں سے پیدا کر سکتا ہے۔ ایپسٹین کے لیے یہ صرف ایک معاشی اصول نہیں تھا، یہ ایک خفیہ علم تھا، ایک ایسی حقیقت جسے نہ تو عام لوگ سمجھ سکتے تھے اور نہ ہی وہ عالمی رہنما جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اور یہاں اس کے اپنے الفاظ ہیں جو عالمی رہنماؤں کے بارے میں اس کی رائے کو بالکل صاف ظاہر کرتے ہیں۔ وہ انہیں مالیاتی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناخواندہ سمجھتا تھا اور اسے ان کی کمزوری کے طور پر دیکھتا تھا جسے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے، وہ خود کو ایک ایسے پیچیدہ، ایک ایسے کمپلیکس سسٹم کا ماہر سمجھتا تھا جسے کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا، اور اسی سوچ نے، اسی تکبر نے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ عام قوانین سے بالاتر ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اتنے انکشافات کے بعد، اتنے ناموں کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ کیا متاثرین کو انصاف ملا؟ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شاید یہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ چارٹ ایک بہت ہی تلخ حقیقت بتا رہا ہے۔ سینکڑوں طاقتور نام ملوث ہیں، لیکن قانونی کارروائی کتنوں پر ہوئی؟ 0۔ ایک بھی بڑا نام انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا، بس چند نچلے درجے کے لوگوں کے استعفے اور کہانی ختم۔ کیا واقعی یہی انصاف ہے؟ اور یہ بات اس پورے معاملے کا خلاصہ ہے۔ یہ صرف چند لوگوں کے جرائم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس اعتماد کے قتل کی کہانی ہے جو عوام اپنے نظام پر، اپنے رہنماؤں پر کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، جب طاقتور لوگ اپنے اثر و رسوخ سے بچ نکلیں اور پورا نظام ان کی حفاظت کرتا نظر آئے، تو کیا عام انسان کے لیے انصاف کے کوئی معنی باقی رہ جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ابھی ملنا باقی ہے۔